हे वेलकम टू इंसेंस, माय नेम इज़ आरवीर और आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के पार्ट 2 में। पहले पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए जो पार्ट 2 है हम उसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन से। मैंने पहले पार्ट में भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक बताई थी, एक टाइप ऑफ रिएक्शन, पर पार्ट 2 में हम दोबारा से टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। So these are the type of chemical reaction. There are basically 4 types of chemical reaction. 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन एंड थर्ड है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम हर रिएक्शन की बात करेंगे, वन बाय वन हर रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर मैं थोड़ा आपको एक लाइन बताऊँ हर टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली इस तरह से होता है, A प्लस बी गिव्स टू राइज टू A प्लस बी। ए और बी दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं और ये जो ए बी है ये सिंगल प्रोडक्ट है। डिकम्पोजिशन में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ये जो ए बी है ये रिएक्टेंट बन जाता है और ये ए प्लस बी ये प्रोडक्ट बन जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ इस तरह से देखेंगे कि ये ए है प्लस ये बी सी है। तो ये ए को मानते हैं हम हाईली रिएक्टिव मेटल, देन बी, ए कोई मेटल है, बी कोई मेटल है और ए जो मेटल है वो बी से थोड़ा हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो ये जो रिएक्शन बनेगी ये इस तरह से। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देखते हैं हम, तो इसमें ए बी प्लस सी डी, ए बी सी डी गिव्स द प्रोडक्ट। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं कि तू ये मुझे दे दे, ए बी तू मुझे दे दे, ए डी मैं ये ले रहा हूँ। सो अब डेप्थ में देखते हैं हम कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। देखिए, बहुत बोलते हैं कि दे आर 8 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 10 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पर मैं बताऊंगा आपको 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ही कैसे वो रिएक्शंस इन्वॉल्व। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ जैसे इस रिएक्शन में आपने सिर्फ पढ़ा होगा कि ये हीट रिलीज यहाँ करता है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने पढ़ा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक। सो मैं बात करूँगा कि कैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन्हीं दोनों के अंदर आते हैं, इन्हीं दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर आते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है और हम विद एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देख लेते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, और जिसमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, CaO क्विक लाइम और वाटर H2O जब कंबाइन करेंगे तो स्लेक लाइम बनेगा, जो कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जिसको, और एक्वस बनेगा वो, और हीट भी रिलीज़ करेगा। आपने अगर कभी देखा है अगर आपने चूने वाले को जो चूना करता है, बेसिकली ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये एक चूना है। तो जब भी आपने एक चूने वाले को देखा है या आपने अगर अपने घर पे करवाया है चूना, तो आपने देखा होगा कि अपने साथ में इसको ये बोलते हैं चूना, जबकि ये चूना नहीं होता। ये अपने साथ में एक क्विक लाइम लाता है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड, और उसे वाटर में मिक्स करते हैं। वाटर में मिक्स करने के बाद वो बनता है स्लेक लाइम, जो कि चूना, और वो बहुत हीट रिलीज करता है। और वो ये क्वेश्चन भी देते हैं कि प्रिकॉशन है इसमें कि आप इसमें हाथ मत डालिएगा, नहीं तो इसमें फूक जाएगा, इतनी हीट रिलीज करता है ये। सो आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही आपके एनसीईआरटी में एक डू यू नो दे रखा है। डू यू नो देखने से पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं जो कि रिवर्सिबल भी हैं। तो ये हैं कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। CaO ये तो हमने एग्जांपल डिस्कस कर ही लिया था, ये एक रिवर्सिबल एग्जांपल है। ये मैंने कुछ एग्जांपल इसलिए लिखे ताकि मैं रिवर्सिबल एग्जांपल लिख सकूँ, क्योंकि मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन में बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं, पर कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। तो इसलिए मैंने ये शो करने के लिए यहाँ पर रिवर्सिबल लिख दिया है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल तो ये है ही। तो ये रिएक्शन हमने डिस्कस कर ही लिया था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। सो नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि N2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन
नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये NH3 को देंगे, यानी कि NH3 का प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि है अमोनिया। NH3 बनाएंगे जो कि है अमोनिया। अमोनियम का फॉर्मूला होता है, एक अमोनिया होता है, एक अमोनियम होता है। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, ये अमोनियम का फॉर्मूला होता है और ये होता है अमोनिया। अब देखिए ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन, ये आयोडीन है, ये हाइड्रोजन है। जब ये दो मिलेंगे अंडर सर्टेन कंडीशन, जब सर्टेन कंडीशन पे ये दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। लिख लीजिए हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये जो 3 केमिकल रिएक्शन मैंने लिखे हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, आप इनको रिवर्सिबल रिएक्शन में भी लिख सकते हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये है ही है, क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स हैं और सिंगल प्रोडक्ट है, 2 रिएक्टेंट्स हैं सिंगल प्रोडक्ट है, 2 रिएक्टेंट्स हैं सिंगल प्रोडक्ट है। अब देख लेते हैं हम डू यू नो, विच इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, डू यू नो। सो डू यू नो देखने के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर डू यू नो, पढ़िए इसको। डू यू नो क्या कहता है? सो डू यू नो कहता है कि आपके पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो आपने चूना करने के लिए जो इस्तेमाल में लाई थी, जो वाइट वॉशिंग के लिए आपने इस्तेमाल में लाई थी, स्लेक लाइम जो आपने इस्तेमाल किया था, जो आपने स्लेक लाइम इस्तेमाल किया था, आपने देखा होगा कि वो एक एक्वस है, वो एक एक्वस था, क्योंकि एक्वस होगा तभी आप उसकी वाइट वॉशिंग कर सकते हो। जब आप उसकी वाइट वॉशिंग करके कंप्लीट कर दोगे, आप नहीं, चूने वाला जो चूना करता है या वाइट वॉशिंग करता है, उसके बाद वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा। CO2 के साथ रिएक्ट करने पर ये CaCO3 को बनाएगा प्लस H2O, ये सॉलिड है। CaCO3 बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि होता है लाइमस्टोन, और यही सेम फॉर्मूला CaCO3 जो आपने एग शेल देखा होगा ना, एग के जो चारों तरफ का जो कवर होता है वो भी CaCO3 से मिलकर बना होता है। इसलिए जब भी हम कोई भी कैल्शियम कहते हैं कि कैल्शियम की ज़रूरत है, तो हम एग शेल्स भी कह देते हैं फ्रॉम टू फैच दैम फ्रॉम अ पोल्ट्री फार्म। सो ये सेम फार्मूला CaCO3 एग शेल्स का भी होता है। और जब हम मार्बल इस्तेमाल करते हैं, मार्बल होता है ना ठोस, उसका भी फार्मूला CaCO3 होता है। तो ध्यान रखना, जब भी हम वाइट वॉशिंग करेंगे वो पहले एक लिक्विड होता है CO2 के साथ मिलकर वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जब वो टफ हो जाता है, फिर आपने पुट्टी देखी होगी आपने, पहले वो पेस्ट होता है, पर जब आप उसे लगा दोगे दीवार पर तो वो ठोस बन जाता है, इतना ठोस कि वो सीमेंट जैसा बन जाता है। उसका भी फॉर्मूला CaCO3 होता है प्लस H2O कुछ रिलीज़ करता है, यानी कि उसमें से कुछ वाटर के पार्टिकल्स भी बाहर निकलते हैं। तो ये देख लिया हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में NCERT ने कैसे दिया हुआ है, और कहाँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कैसे इक्वेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लास्ट चीज़ जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए लिखा क्योंकि हमें पढ़ाया गया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसी के कुछ टाइप हैं या कुछ ऐसा नहीं है। बस हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कह सकते हैं जब, ये लिखे मैंने डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच रिलीजेस हीट, हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। यानी कि हम सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक नहीं कहेंगे, हर वो रिएक्शन जो हीट रिलीज़ करता है। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे पूरी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की डेफिनेशन होती क्या है, ये तो फिर सिर्फ मैंने समझाने के लिए, क्योंकि NCERT ने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। सो सिर्फ ये आपको इसलिए पढ़ाया गया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हीट रिलीज़ करता है वो एक्सोथर्मिक है। और अब देखिए एक एग्जांपल इसका भी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी है, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है। कैसे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो इन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया NO।
तो ये दो एग्जांपल हैं, ये आपने डिस्कस पहले कर ही लिया था। क्विकलाइम वाटर के साथ मिलेगा तो CaCO3 प्लस हीट देगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन, आई एम रिपीटिंग अगेन, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिर्फ एक्सोथर्मिक होगा, और ऐसा ये भी नहीं है, इसका लिखने का मकसद ये भी नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ टाइप हैं, ये सब टाइप है। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन दो अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम बेसिकली क्या कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड का जब हम डिकम्पोज करते हैं तो उसमें हीट लगेगी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन की। तो पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं या डिफरेंशिएशन देख लेते हैं बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है और अगर वो एक्सोथर्मिक है तो उसमें हीट रिलीज होगी, और अगर वो एंडोथर्मिक है तो वो उसको हीट चाहिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। डेफिनेशन आपके सामने है, पॉज करके लिख लीजिए या याद कर लीजिए। अब मैं डिकम्पोजिशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब देखते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि कंपोज का मतलब कुछ चीज़ बनना, यानी कि दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनना, कंपोज, और डीकम्पोज का मतलब डीकम्पोज होना, कुछ चीज़ एक चीज़ से बहुत चीज़ जो है फैल जाना, यानी कि डीकम्पोज हो जाना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू और मोर प्रोडक्ट्स आर formed from single reactant। सो FeSO4 है, FeSO4 का हमने ये देखा फेरस क्रिस्टल से, फेरस सल्फेट क्रिस्टल से, उसको जब हीट किया तो ये FeSO4 प्लस 7H2 में टूट गया। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। FeSO4 फेरस सल्फेट, जब हम इसको हीट करेंगे या इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये टूट जाएगा तीन। अब देखिए तीन प्रोडक्ट्स में टूट गया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और SO2 गैस एंड SO3 जो कि ये भी गैस है। सो जब ये रिएक्शन होगा तो आपको स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी, लाइक कोई सल्फर जल रहा है, क्योंकि SO2 और SO3 में इसी तरह की स्मेल आती है कि कोई सल्फर जल रहा है। सेकेंड एग्जांपल देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, आप इससे तो फैमिलियर होंगे ही। CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो एक क्विक लाइन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो CaO क्विक लाइन और CO2 में टूट जाएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक हो सकते हैं और एंडोथर्मिक हो सकते हैं। सो डेफिनेशन तो अब हम नहीं देखेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, पर हाँ हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और एंडोथर्मिक होता है। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस। ये रहे एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल, जो कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया था, वो रिएक्शंस जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो केमिकल रिएक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए वो हीट को एब्जॉर्ब करते ही हैं। अगर वो हीट को एब्जॉर्ब ना करें या हम उनको हीट प्रोवाइड ना करें तो केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा ही नहीं। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो हीट को रिलीज करते हैं। जब वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो वो हीट को रिलीज करते हैं। So exothermic reactions are reactions in which energy is released in the form of heat। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हमने मेनली पढ़ा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि होते हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मोस्ट ऑफ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, पर सारे नहीं होते। जैसे कि हम इस केस में देते हैं CaCO3 एक कॉमन एग्जांपल है, स्टार्टिंग से हम लास्ट तक इस एग्जांपल को ले चलेंगे। CaCO3 की जब हम हीट करेंगे तो क्विक लाइन और CO2 बनाएगा। ये तो एक कॉमन एग्जांपल है और बहुत सारे एग्जांपल हैं इससे रिलेटेड। बट एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल देखिए जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि हीट नहीं ले रहा, जो कि दे रहा है, यानी कि जो रिलीज कर रहा है।
एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज कर रहा है, एंडोथर्मिक जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ओजोन आपके एटमॉस्फेयर में है, ओजोन जो कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो ओजोन जो है वो डिकम्पोज होता है अंडर सर्टेन प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन से भी ओजोन जो है डिकम्पोज हो जाता है, या यूवी रेडिएशन से भी ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद ये ऑक्सीजन बनता है, O2 और ऑक्सीजन एटम्स। फिर ये इसके बाद या तो ये O2 के साथ ही रिएक्ट करके O3 बना लेता है, या कहीं और ऐसे फिर स्टेज में पड़ा जाता है, या किसी और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। पर इस प्रोसेस में देखने वाली बात यह है, इस केमिकल रिएक्शन में देखने वाली बात यह है कि ये एक एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये हीट रिलीज कर रहा है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है। और ये रहा उसका एग्जाम्पल, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप इसको एक्सोथर्मिक बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलो, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलो। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बेसिकली 3 टाइप्स, नॉट मोर देन 3, क्योंकि बहुत सारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, या तो वो हीट से डिकम्पोज हो रहे हैं, या वो लाइट से डिकम्पोज हो रहे हैं, या वो कोई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से डिकम्पोज हो रहे हैं। तो उन्हीं के हम अब टाइप पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन से एनर्जीज से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोज होते हैं। सो लेट्स स्टडी देम। These are the types of decomposition reaction। पहला टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड है फोटोलाइसिस, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बेसिकली अगर इन लाइन आपको मैं बताऊं तीनों की क्या डेफिनेशन है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन बेसिकली द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय हीट, ठीक है। सेकेंड, द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी। थर्ड, the decomposition of compound by sunlight। So ये सिमिलर डेफिनेशन है, आपको इजीली याद रह जाएगा कि वो क्या पूछ रहा है। अगर वो थर्मल पूछ रहा है आपको सिंपली वहाँ पे हीट लगाना है, या अब इलेक्ट्रोलाइसिस पूछ रहा है आपको सिंपली वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी लगाना है। अगर वो फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन पूछ रहा है आपको सिंपली वहाँ पे सनलाइट लगाना है। सो एक सिमिलर डेफिनेशन मैं आपको बताऊँगा तीनों चीज़ों की। अब देख लेते हैं जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, अब देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के थोड़े से एग्जांपल्स और थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय हीट एनर्जी इज कॉल्ड thermal decomposition। So thermal decomposition की डेफिनेशन दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स और कंपाउंड बाय हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन के। तो ये कुछ 3 एग्जांपल, इस एग्जांपल से तो आप फेमिलियर होंगे ही, ये तो हर जगह आ रहा है, बार बार आ रहा है। CaCO3 जब हीट करेंगे तो क्विकलाइम और CO2 जो कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ये भी हमने डिस्कस किया था पहले, ये भी हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में। FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड क्योंकि फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस SO3 ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देख लेते हैं PbNO3 जो कि है लेड सेकेंड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनाएगा PbO, प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, प्लस ऑक्सीजन बनाएगा। सो ये थर्मल डिकम्पोजिशन यहीं तक। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस अ प्रोसेस विच यूजेस डायरेक्ट करंट टू डिकम्पोज अ कंपाउंड। सो इलेक्ट्रोलाइसिस वो एक प्रोसेस है जो डायरेक्ट करंट इस्तेमाल करता है किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं लगभग सिमिलर डेफिनेशन आपको बताऊंगा, तो ये रही वो, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको मैंने सिर्फ चेंज किया है ये एनर्जी से पहले जो भी है, अगर आपको थर्मल पूछा गया तो आप हीट लगा दीजिए, आपको फोटोकेमिकल पूछा गया है तो आप सनलाइट लगा दीजिए।
अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन, उसका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस का आप एग्जांपल देख लीजिए। H2O को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, आपको जो एक्टिविटी में दिया हुआ है ये, आपकी जो एक्टिविटी में दिया हुआ है ये, इन टेस्ट ट्यूब्स में ग्रेफाइट रोड लगाई हुई है और ये कनेक्ट किया गया है बैटरी से, ये कनेक्ट किया गया है बैटरी से, और इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर होगी वो गैस कलेक्ट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दो टेस्ट ट्यूब के अंदर होगी। तो जब हम H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन करेंगे, उसमें जो H2O है, सबसे पहले तो ये एक मैं ओवरऑल रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, क्योंकि ये एकदम से H2 में नहीं हो जाता। पहले जो H2O है ये अपने H+ आयन में टूटता है और O- में टूटता है, तब जाके ये कहीं जो ये H+ आयन है वो माइनस टर्मिनल से जाके अट्रैक्ट होता है, और ये जो माइनस है ये प्लस टर्मिनल से जाके अट्रैक्ट होता है। जब कहीं जाके H+ मिलते हैं, तभी कहीं जाके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं H2, जो कि कैथोड पर कलेक्ट होगी जाके। इसमें एक और चीज़ है, एक क्वेश्चन है कि चलो क्वेश्चन जब आएगा क्वेश्चन के टाइम पे ही डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। सो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। पॉज एंड राइट डाउन, नहीं तो मैं इसको हटा रहा हूँ, जादू की तरह हटा रहा हूँ। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जो कि थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन होता है जो डिकम्पोजिशन लाइट एनर्जी के द्वारा, यानी कि कोई भी कंपाउंड है अगर वो लाइट एनर्जी के द्वारा डिकम्पोज किया गया तो उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। उसको हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं, जिसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, फोटोलाइसिस इज अ प्रोसेस विच यूजेस लाइट एनर्जी to decompose a compound. I'm repeating again. Photolysis is a process which uses light energy to decompose a compound. ये कुछ दो एग्जाम्पल है जो कि आपके NCERT में भी दिए गए हैं। यह है सिल्वर क्लोराइड, जो कि वाइट कलर की एक चाइना डिश में अगर हम इसको रख देंगे, तो इससे गैस निकलेगी जो कि है क्लोरीन, और सिल्वर है वो निकल जाएगा ग्रे कलर का। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट से होगा। जब हम चाइना डिश में AgCl2 जो कि सिल्वर क्लोराइड है उसको सनलाइट में रख देंगे तो ये रिएक्शन होगा। इसी तरह ये सेम रिएक्शन भी सिल्वर ब्रोमाइड के साथ होगा, जो कि येलो कलर का। जब हम इसे चाइना डिश में रखेंगे अंडर सनलाइट, चाइना डिश में रखेंगे डायरेक्ट सनलाइट में, तो ये Ag+Br2 जो कि रेडिश ब्राउन कलर की है, जो ब्रोमाइन गैस है वो रेडिश ब्राउन कलर की है। अब ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, ये वाइट, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दोनों रिएक्शंस वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपको मैं कुछ हल्का सा बताऊं कि किस तरह से, ये आपकी कैमरे की फिल्म है, मैं पुराने कैमरे की आपकी बात कर रहा हूँ, अब नए कैमरे तो पता नहीं किस तरह काम करते होंगे। ये आपका कैमरा है, जहाँ से लाइट आ रही है, ये होल है, लेट्स से ये आप कोई भी आदमी हैं। सो जैसे ही इससे लाइट रिफ्लेक्ट होके इस पे आई, तो यहाँ पे बहुत सारा क्या है, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है। सो सिल्वर क्लोराइड जहाँ सनलाइट पे पड़ी वहाँ से डिकम्पोज हो जाता है, और जहाँ ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी वहाँ ज़्यादा डिकम्पोज हो जाता है, वो वहाँ ज़्यादा ग्रे कलर का हो जाता है। यानी कि आप सोच के देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कैमरे की लाइट यहाँ आ रही है, और जो लाइट यहाँ गई वो रिफ्लेक्ट भी तो कमी करेगी जो यहाँ आई। आप इसे ऐसे समझिए, ये सन है, और अगर मैं यहाँ कुछ ऑब्स्टेकल लगा दूँ और एक यहाँ लगा दूँ, तो इससे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी ना, इससे कम होगी। सो इसी तरह वो इमेज बन जाती है कि यहाँ से जितनी लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी वहाँ पे AgCl ज़्यादा डिकम्पोज हो जाता है, और यहाँ से कम होती है तो यहाँ कम डिकम्पोज होता है। और इसी तरह से हम जब खड़े हैं तो वहाँ से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो वहाँ पर AgCl ज़्यादा डिकम्पोज हो जाता है, और हमारा जो पूरी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का वो बन जाता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मैं आपको डेफिनेशन दोबारा से बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके।
फोटोलाइसिस अ प्रोसेस विच यूजेस लाइट एनर्जी टू डिकम्पोज अ कंपाउंड, और दूसरी है द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय लाइट एनर्जी इज नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहीं पे खत्म होता है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ नहीं है, 1 सेकंड में हम खत्म कर देंगे उसको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं हम इन सेकेंड्स। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। सो 2 तरह के मेटल होते हैं, एक लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं और एक मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो होता क्या है, देयर इज़ अ रिएक्टिविटी सीरीज। मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज अभी बताऊंगा क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, या आप एनसीईआरटी में जाके देख लीजिए, इट इज़ अवेलेबल। पर आपके फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, या आपके 3rd चैप्टर में है रिएक्टिविटी सीरीज, आप जाके देख लीजिए, या मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा। सो आई एम रिपीटिंग अगेन द डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी चीज़ एक जगह से हटाना, डिस्प्लेस कर देना। सो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये इसको हटा देगा, और ये पीवी जो है लेड जो है कॉपर की जगह ले लेगा, क्योंकि कॉपर इज़ अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। सो डेफिनेशन देखता हूँ मैं दोबारा से। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। ये तो समझ में आता है कि मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, पर रिएक्टिव मेटल से मतलब क्या है यहाँ पर? आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि मैं इस चैप्टर को लंबा नहीं खींचना चाहता, कि यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल से क्या मतलब है, मोर रिएक्टिव मेटल से क्या मतलब है। सो मैं जल्दी उसके बाद वीडियो बनाऊँगा, 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि क्यों कोई मेटल मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव अगर है भी, वो नेचुरली मोर रिएक्टिव है भी, तो उसका क्या मतलब है मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव होने का। सो ये रही रिएक्टिविटी सीरीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़ देखिए, ये कुछ इस तरह से है। पॉज करिए और नोट करिए रिएक्टिविटी सीरीज़, या आप जाके देख लीजिए। सो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। आई एम रिपीटिंग अगेन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं उसके। एग्जांपल नोट करिए, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या एग्जांपल्स हैं। देखते हैं एग्जांपल्स क्या क्या हैं। लेड पीबी रिएक्ट करा कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2 के साथ, जो कि एक्वस है, और क्या बनाया, लेड क्लोराइड, जो कि है वाइट कलर का, और Cu। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लेड रिएक्टिविटी सीरीज में दोबारा से देखिए, ये रही रिएक्टिविटी सीरीज, लेड मोर रिएक्टिव है Cu से। ये जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज दी है, ये एक आप इसे कह सकते हो कि जो टॉप में है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और जो नीचे नीचे आप आते चले जाते हो तो वो लेस रिएक्टिव होते चले जाते हैं। सो जो पीबी है वो कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पीबी इसको Cu को रिप्लेस कर देगा, यानी कि लेड कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और क्या बनाएगा, PbCl2, लेड क्लोराइड, जो कि वाइट कलर का, और कॉपर सेपरेट निकल जाएगा। Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, जो कि है ब्लू कलर का, आई थिंक, जो कि है ब्लू कलर का। सो ZnCuSO4 एक्वस, जो कि एक्वस है, क्या बनाएगा, ZnSO4, जो कि कलरलेस है, वो भी एक्वस होगा। एक एग्जांपल इसमें और है, Fe। हम आयरन, जो कि आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी में दिया हुआ है, बेसिकली आपकी एक्टिविटी में है, वो आपको कह रहे हैं कि इसका कलर देखिए कैसा, कलर इसका ऑब्जर्व किए एज अ प्रोडक्ट। सो Fe प्लस CuSO4 के साथ ही ये रिएक्ट करेगा, CuSO4 के साथ ही ये रिएक्ट करेगा, और FeSO4 जो कि है एक्वस प्लस क्या बनेगा, Cu। सो देखिए ये भी ब्लू कलर का है, क्योंकि मैंने बताया आपको ब्लू कलर का है। सो जब ये रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट में FeSO4 बना है, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये बहुत ही लाइट ब्लू का हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ग्रीनिश में चला जाएगा। पूरा तो ग्रीन नहीं होगा ये, पर ये लाइट कलर का हो जाएगा। तो Fe प्लस CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट, जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ मिलेगा तो FeSO4 जो कि आयरन सल्फेट और कॉपर निकाल देगा।
इसमें भी देखोगे आप, जो आयरन है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देगा। सो इतना ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, सॉरी, फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नथिंग बट जिसमें दो आयंस डिस्प्लेस होते हैं। उसमें पहले में क्या हो रहा था कि एक जो मेटल था वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता था, पर यहाँ पे देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। यहाँ पे ये रिप्लेस नहीं कर रहा, पर ये एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहा, यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं कि तुम मुझे ये दे दे, मैं तुझे ये दे दूँगा, क्योंकि उनको एक सेटिस्फाई रिएक्शन करना है ताकि वो एक सिंपलर सब्सटेंस बन जाए, ताकि वो फ्री स्टेट में ज़्यादा टाइम तक रह पाए। उसके लिए इनको जब हम आपस में रखते हैं, जब इनको एक्वस में आपस में रखते हैं तो केमिकल इक्वेशन होता है, जैसे कि सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड में बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे है? द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयंस क्या होते हैं? आयंस बेसिकली जब आप सोडियम सल्फेट को इसमें डालोगे, सो वैसे तो आप ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि Na+ में टूटेगा और SO4 -2 में टूटेगा। तो इस तरह से ये आयन में टूट जाएगा और ये भी आयन में टूट जाएगा, कुछ इस तरह से Ba+Cl-, ठीक है, सॉरी 2 Ba2+ और Cl-। तो इस तरह से ये आयंस में टूट जाएंगे और फिर यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होगा। देखिए ये आयंस का एक्सचेंज होगा यहाँ पर Cl2-। अब ये जो NaCl है, ये प्लस का, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक सुटेबल मतलब मोर स्टेबल जो कंपाउंड जो है वो बनेगा NaCl से। देखिए हर जो एटम है वो चाहता है कि मैं मोर स्टेबल कंपाउंड बनूँ, मैं मोर स्टेबल कंपाउंड बनूँ, और जो NaCl है वो इन दोनों से मोर स्टेबल है। इसलिए कहता है कि भाई मुझे तेरे साथ मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो जाऊंगा Cl के पास। Na किसको कहता है कि मैं तो जाऊंगा Cl के पास एक मोर स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए। इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, और ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होके ये एक बनाता है। इसलिए हमने कहा कि रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ नहीं आया तो पीछे करके देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ। जब ये एक्वस बनेगा ये आयंस में टूट जाएगा, और मोर स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए ताकि इसे फ्यूचर में कुछ स्ट्रगल ना करना पड़े, इसके लिए ये बनाता है मोर स्टेबल एलिमेंट जो कि पॉजिटिव से अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट करता है, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से अट्रैक्ट करता है। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। अभी मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि प्रेसिपिटेशन क्या है। यह प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट बेसिकली एक पाउडर होता है। पाउडर जब किसी टेस्ट ट्यूब में ये एक्वस की जिसमें वाटर है और इसमें जब पाउडर नीचे बैठ जाता है तो इसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं PPT। सो रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इसका एक एग्जांपल है। अब हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और उसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, क्योंकि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट बना रहा है जो कि बनाता है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो जल्दी से देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस PPT प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है AgNO3KCl जो कि है पोटेशियम क्लोराइड, एक्वस है दोनों, और AgCl जो कि है वाइट कलर का। आपको पता है वाइट कलर का, हमने जब पहले भी बताया था आपको जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, जब मैंने बताया था कि सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है और KNO3 जो कि है पोटेशियम नाइट्रेट भी वाइट कलर का है। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का कलर सर्च करके मुझे कमेंट करना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लेड नाइट्रेट जो कि वाइट कलर का है प्लस पोटेशियम आयोडाइड जो भी वाइट कलर का है बनाएगा क्या, पोटेशियम आयोडाइड जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट है, प्लस एक्वस में और चीज़ बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट जो कि वाइट कलर का है। ये देखिए आपको ये एक्टिविटी 1.1 में 1.2 में दिया हुआ, सॉरी। तो जल्दी से पीछे खोलिए और देखिए 1.2 में यही सब है क्या। और
देखिए उसमें क्या है कि रिएक्शन में क्या किस तरह से कराया है उन्होंने, कि पहले लेड से नाइट्रेट लिया, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड लिया। सो आई एम रिपीटिंग अगेन कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस पीपीटी इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। हमने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ और एनसीईआरटी क्वेश्चंस पक्के से करा देंगे, चाहे वीडियो 40 मिनट की हो 50 मिनट की हो। बेसिकली एंसेंस में हम यहाँ पर 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं चलने देते। 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं चलने देते क्योंकि तब आपकी आइज़ जो है वीक हो जाती हैं। अगर 30 मिनट से ज़्यादा आप एक वीडियो देख रहे हो या मोबाइल को देख रहे हो तो 30 मिनट से ज़्यादा आपकी जो वीडियो वीक हो जाते हैं। तो इन सेंस में आपको 30 मिनट से ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलेगी। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। आपके फ्रेंड्स भी होंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अच्छा लगा, अगर चैप्टर कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया तो लाइक भी करना।